कारक पढ़ाएंगे और हमको विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये कभी कभी देखेंगे आप तो ये एग्जामों में भी पूछा जाता है कारक, जो कि बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और उसका उत्तर जो है गलत लिख देते हैं, उनका नंबर भी क्या होता है, कट जाता है। इसलिए आप एग्जाम में कभी भी गलती मत करना। कारक कहीं से भी कोई भी वाक्य उठाकर दे देगा तो जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अगर वो आप समझ लेंगे तो फिर कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कारक की परिभाषा पर। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब हम देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसको बच्चों कभी बोलना मत। कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक और नंबर 6 संबंध कारक और नंबर 7 अधिकरण कारक और नंबर 8 क्या है? संबोधन कारक। ये हमारे 8 कारक हो गए। अब इस कारक को हम चिन्ह विभक्ति चिन्ह के द्वारा भी जानते हैं, है ना। तो विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विभक्ति चिन्ह जाने जो है आप उस कारक को नहीं पहचान सकते हो। क्योंकि कारक तो हम जानते हैं कि 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें विभक्ति चिन्ह कौन है इस कारक के साथ जुड़े हुए हैं। तो कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने है। और कर्म कारक में क्या है? को है। और करण कारक में क्या है? से के द्वारा, से के द्वारा। संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से। अब यहां देखना है आपको कि से यहां भी दिया है और से यहां भी दिया है। तो एक से का अर्थ होता है साधन से और एक से का अर्थ होता है अलग यानी अलग से। तो अभी हम आपको बताएंगे संबंध कारक का, के, रा, रे ये विभक्ति चिन्ह। अब इसके बाद आता है 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह हमारा होगा में, पे, पर। ठीक। अब लास्ट में हमारा आता है 8वां संबोधन कारक। संबोधन कारक में हे, अरे, को, ये हमारा विभक्ति चिन्ह हुआ। चलो ठीक है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आते हैं कर्ता पे। जो कर्ता कारक होता है, कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। आगे समझे। जैसे राजू ने अपना कार्य कर लिया। राजू ने अपना कार्य कर लिया। तो कार्य कौन कर रहा है? राजू कर रहा है। तो राजू क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। राजू ने अपना कार्य कर लिया यानी काम करने वाला तो राजू है ना, इसलिए राजू क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब कर्म का मतलब होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े।
जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब चोर ने सिपाही को देखा। अब इसमें तो मैं विभक्ति चिन्ह आ ही गया था। अब हम दूसरा आ रहे हैं कर्म पे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब इसका उदाहरण जैसे चोर ने सिपाही को देखा। यानी देखा, किसको देखा? सिपाही को। किसने? चोर ने। तो सिपाही को देखा यानी क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? है ना, जिस पर क्रिया का प्रभाव है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? यानी सिपाही पर पड़ रहा है। तो चोर ने सिपाही को देखा। देखना यानी क्रिया हो गया, यानी उस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? सिपाही के ऊपर पड़ रहा है। को, है ना, सिपाही को, यानी विभक्ति चिन्ह हमारे किसके साथ लगा हुआ है? यानी सिपाही को, यानी सिपाही के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है, यानी क्रिया का प्रभाव जो है सिपाही पर पड़ रहा है। तभी तो यहाँ पर कहा गया है चोर ने सिपाही को देखा। चलो अब हम नंबर 3 पर आते हैं, कर्म। है ना, कर्म का मतलब होता है कार्य करने का साधन। कार्य करने का साधन को हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। जैसे किसान ने सांप को छड़ी से मारा। किसान ने सांप को छड़ी से मारा। छड़ी से किसके साथ जुड़ा हुआ है? छड़ी से, यानी छड़ी हमारा क्या है? साधन है। यानी छड़ी के द्वारा हम किसको मार रहे हैं? सांप को मार रहे हैं। तो विभक्ति चिन्ह भी अगर देखा जाए तो विभक्ति चिन्ह भी किसके साथ जुड़ा हुआ है? छड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। छड़ी से, यानी से हमारा क्या है? वही है विभक्ति चिन्ह, यानी छड़ी से मारा। तो आ गया समझ में? तो आप एग्जाम में कभी भी गलती मत करना, क्योंकि जितने भी विभक्ति चिन्ह है ना वह उससे जुड़े रहेंगे। आ गया समझ में? विभक्ति चिन्ह भी आपको याद करना है। बहुत कठिन तो है नहीं, याद कर सकते हैं आप। ये जो है पूरा वाक्य पर निर्भर करता है। तो कारण आपको समझ में आ गया, यानी कारण का मतलब क्या होता है? कार्य करने का साधन। तो किसान ने छड़ी से सांप को मारा। छड़ी से, यानी साधन क्या है? छड़ी। और से जो है विभक्ति चिन्ह उसके साथ लगा है। ये कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। अब हम आते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, तो रोगी को दवा की जरूरत है। रोगी को दवा की जरूरत है। तो को हमारा विभक्ति चिन्ह है ना। तो को यानी किसके साथ लगा है? रोगी के साथ लगा है। तो रोगी को किसकी जरूरत है? दवा की जरूरत है। यानी दवा की जरूरत किसको है? रोगी को है। तो हमारा क्या हो गया? को विभक्ति चिन्ह है, किसके साथ लगा हुआ है? रोगी के साथ लगा है। रोगी को दवा की जरूरत है ना। रोगी को, यानी को शब्द जो है रोगी के साथ लगा है, तो दवा की जरूरत है। तो यहां पर हो जाएगा संप्रदान कारक। आगे समझ में? अब नंबर 3 अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग हो, जहां पर अलगाव हो। यानी यहां पर भी से दिया है, यहां पर भी से दिया है। एक से का अर्थ होता है, यानी कर्म में जाएंगे वो साधन से हो गया, लेकिन यहाँ पर जो से है उसका अर्थ किससे है? अलगाव से है, अलग हो रहे हैं। अब इसमें आप कह सकते हैं पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से फिर भी बाकी जो उसका साथ लगा हुआ है ना। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी अब अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो जब अलग हो रहे हैं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? वही अपादान कारक हो जाएगा। हिमालय से नदी निकल रही है, तो हिमालय से नदी क्या हो रही है? अलग हो रही है।
तो वहां क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। आ गया समझ। अब नंबर 6 है संबंध। संबंध कारक जो परस्पर क्या करते हैं, संबंध को जोड़ते हैं। जो परस्पर क्या करते हैं, संबंध को जोड़ते हैं। अब प्रिया अपने पिताजी के साथ आगरा गई। के यानी के लगा हुआ उसके साथ, के साथ, यानी प्रिया जो है अपने पिताजी के साथ कहाँ गई, आगरा गई। यानी प्रिया का संबंध किससे है, पिताजी से, है ना, यानी पिता और बेटी। तो प्रिया अपने पिताजी के साथ आगरा गई। पिताजी के साथ रहेगा, के है यानी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है और संबंध भी जुड़ रहा है, यानी पिता और पुत्री का दोनों कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं। तो यहाँ पर होगा संबंध, है ना, संबंध कारक रहेगा। आगे समझ। जैसे आप राजू को ले, राजू अपने पिताजी के साथ विद्यालय गए, विद्यालय में अगर काम है तो विद्यालय गए, या अपने पिताजी के साथ दिल्ली गए, कहीं भी आप बता सकते हो। चल अब हम आते हैं नंबर 7 पे, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, जो क्रिया का ही आधार हो। जैसे उदाहरण में ले लो आप, मछली पानी में है, मछली पानी में है, यहां तो क्रिया है नहीं कुछ, तो मछली पानी में है, तो पानी, मछली कहाँ है, पानी में है, तो अधिकरण कारक पानी में, यानी में जो है किससे जुड़ा हुआ है, पानी के साथ जुड़ा हुआ है ना, में इसका विभक्ति चिन्ह है ना। तो मछली कहाँ है, पानी में, तो आप में यानी पानी में, आप में उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो में उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप अधिकरण कारक समझ सकते हैं। आगे समझो। बंदर छत पर बैठा है, इसमें क्रिया नहीं है, हम आपको बताते हैं कि जो क्रिया का आधार, बंदर कहाँ पर बैठा है, छत पर बैठा है। पर यानी यहाँ पर दिया है पर, यानी बंदर छत पर बैठा है। पर किसके साथ लगा हुआ है, छत के साथ लगा हुआ है, छत पर, है ना। पानी में, मछली कहाँ है, पानी में, तो पानी में किसके साथ लगा है, पानी के साथ, यानी पर किसके साथ लगा है, छत के साथ लगा है, छत पर बैठा है। तो ऐसे समय में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। यानी आपको जितने भी हम उदाहरण बता रहे हैं सबको जो है विभक्ति चिन्ह लगाते हुए बता रहे हैं। अब नंबर 5 हमारा आता है संबोधन कारक। अब संबोधन कारक का मतलब क्या होता है, जिससे किसी को पुकारा जाए। संबोधन कारक का मतलब क्या होता है, जिससे किसी को पुकारा जाए। अब यहां पर आपको बता दें विभक्ति चिन्ह है अरे को। अरे आप कैसे आए, अरे आप कैसे आए, ओ दिया है, ओ मेरे भाई कहाँ जा रहे हो, है ना। इस तरह के सारे उदाहरण जिससे आप पुकार सकते हो, मेरे भाई कहाँ जा रहे हो। अरे आप कब आए, अरे आप कब आए, अरे ये क्या हो गया। इस तरह से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं या फिर पुकारते हैं। तो ऐसे वाक्य जब आएंगे तो आप समझ जाना कि जहां पर लोग पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, वहां पर होगा ना संबोधन, संबोधन कारक। तो आपको विश्वास है कि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे और इसको